नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर यह सामने आई है कि यमन पर एक बार फिर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से बहुत बड़ा हमला किया गया है। उनकी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है, उनके असलहा डिपो को निशाना बनाया गया है, उनकी मिसाइल जो कैपेबिलिटी है उसको निशाना बनाया गया है। और इस पर अब यमन ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, उनकी बेसिस को निशाने पर ले लिया है, उनके बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। और खबरें ये आ रही हैं कि अगले आने वाले चंद घंटों में यमन एक बहुत बड़ा हमला अमेरिका और बरतानिया पर करने जा रहा है। सूरत हाल पहले से जो बदतर थी वो बदतरीन हो गई है। हालात बहुत ज़्यादा गंभीर इस वक्त पूरे रीजन में हो चुके हैं। और यहीं पर एक बड़ी बात यह भी हुई है कि इंडियन नेवी की एंट्री हुई है। जहां पर अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया जा रहा था वहां पर इंडियन नेवी की एंट्री हुई है। और यह पहली एंट्री है इस पूरी जंग में जो इंडिया की हुई है। तो अब क्या इंडिया यहां पर इस जंग में शरीक होने जा रहा है? इंडिया के क्या मामलात, कहां पर यह मामला जाकर रुकेगा, यह भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर अटैक किया है। तो ये वाला जो बॉर्डर जो बिल्कुल शांत था, अब वहां पर भी माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और वॉर जो है वो एक्सपैंड से एक्सपैंड तक होती जा रही है। और ये पाकिस्तान और ईरान का मामला तो इंतहाई खतरनाक है। अगर अब यहां से आगे मामलात बढ़ते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी तबाही इस तरफ आने वाली है। तो अब आगे क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के हवाले से वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको यमन के हवाले से अपडेट करते हैं। यहाँ पर अमेरिका ने एक बार फिर हमला किया है और ये हमला बताया जा रहा है कि दिस इज़ द 4th राउंड ऑफ अटैक्स इन अ सिंगल वीक। ठीक है, चौथी बार ये स्ट्राइक्स की गई हैं सिर्फ एक हफ्ते के दौरान। और ये बहुत ही गैर मामूली है कि इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा बार अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हमला किया गया है। अच्छा, ये जो हमला है ये दोनों ने किया, अमेरिका और बरतानिया दोनों। इससे पिछला जो एक हमला हुआ था वो बताया गया था दैट वाज यूनिलैटरल, वो सिर्फ अमेरिका ने किया था। लेकिन अब एक बार फिर बरतानिया ने उनका साथ देते हुए जो है वो हमला किया। और कल जब यूरोपियन अलायंस उसका अनाउंसमेंट हुई कि 20 मुल्क आ रहे हैं जनाब यमन पर चढ़ दौड़ने के लिए, क्योंकि यमन इसराइल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है तो इसलिए अब यमन को सबक सिखाना ज़रूरी है। तो जनाब 20 मुल्क वहाँ से चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं पर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा वी आर रेडी टू डिटर हॉसेस अगेन। एक बार फिर हम हौसियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और आज यमन पर यह बहुत बड़ा हमला किया गया है। अच्छा, मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूं कि कौन कौन से इलाकों में कहां कहां पर यह हमला हुआ है। अच्छा, हुदैदा की जो बंदरगाह, इस पर एक बार फिर हमला हुआ है। अब ये हुदैदा की जो बंदरगाह ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा जो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, जो सामान खाने पीने का पहुंच रहा है वो यहीं से है, ऑयल और गैस उनको यहीं से पहुंच रही है। तो इसीलिए हुदैदा को बार बार निशाना बनाया जा रहा था कि इनकी सप्लाई लाइन जो है वो उसको काटा जाए। अच्छा, इसके अलावा तेज़ का इलाका है, यहाँ पर निशाना बनाया गया है। धमार का इलाका है, इसको निशाना बनाया गया। अल बायदा और साआदा इनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा यमन बता रहा है कि मिलिट्री पुलिस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन अल सवामा डिस्ट्रिक्ट उसको भी निशाना बनाया गया। तो ये 7-8 मुख्तलिफ साइट्स बन रही हैं जिसको निशाना बनाया गया है। और अमेरिका ये बता रहा है कि उन्होंने एक ऐसे लोकेशन पर हमला किया है जहां से मिसाइल फायर होने वाले थे और 14 मिसाइल वो तैयार थे, दे वर रेडी टू लॉन्च। मतलब चंद मिनट, ये अमेरिका बता रहा है कि चंद मिनट बाद वो लॉन्च होने वाले थे एंड देन हमने वहां पर अटैक किया। भाई कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो देनी है बहरहाल। तो ये वो कह रहे हैं हमने बड़ा हमला किया। और इसके साथ अगली जो उन्होंने बात की अमेरिका ने, कह रहे हैं जी हमने सेल्फ डिफेंस में हमला किया है। सेल्फ डिफेंस में जनाब यमन पर हमला हुआ है। हिसाब लगाइए जितना मजाक अब इस सेल्फ डिफेंस का बन चुका है ना, ये तो अब इस टर्म को मैं कहता हूँ ख़त्म ही हो जाना चाहिए। बस अब कह देना चाहिए ठीक है जी हमने हमला किया, हमारा दिल किया, हमने हमला। सेल्फ डिफेंस, ओ इसराइल भी सेल्फ डिफेंस कर रहा है। उसने 25,000 बच्चे मार दिए, वो सेल्फ डिफेंस में उसने मारे हैं। ठीक है, वहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वो खाना पानी सेल्फ डिफेंस में बंद किया हुआ है। और आज अमेरिका और बरतानिया ने भी सेल्फ डिफेंस में जनाब हमला कर दिया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, अब ये जनाब एक बड़ा हमला दोनों की जानिब से कर दिया गया है जो इस बात का इशारा है कि हम पीछे नहीं हट रहे बल्कि हम आगे से आगे जा रहे हैं। इस जंग को फैलाया जा रहा है। एक नया इत्तेहाद अनाउंस करके वो कर दिया जाता है कि जनाब अब यमन को इस तरह सबक सिखाएंगे। पहले 12 मुल्क बने, फिर 22 बने, फिर वो टूट गए, फिर अब एक नया बन चुका है। मतलब
यमन को आपने सबक सिखाना कि यमन इसराइल के खिलाफ खड़ा क्यों हुआ है। ये सिर्फ मुद्दा ये है, एंड देन उसके पीछे फिर सारे बयानिए आप देखें ना, उस बयानिए को ना ही आज यूरोपीय अवाम मान रही है, ना ही अमरीकी अवाम मान रही है, और ना ही दुनिया की अवाम मान रही, और ना ही दुनिया की हुकूमतें इस वक्त इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और मिडिल ईस्ट जो हमेशा से इनके साथ खड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट में जब जब जंगें हुई हैं तो 2-4 ऐसे ममालिक हैं जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, वो भी आज यमन के साथ जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो रेड सी में जो मामला हो रहा है दैट इज लिंक्ड टू गजा। यूएन के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि रेड सी में जो कुछ हो रहा है ये इस बात का सबूत है कि फिल फॉर गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। सारी दुनिया कह रही है कि भाई रेड सी में अगर आपने जंग बंद करनी है तो गजा में जंग बंद करें, लेकिन अमेरिका कह रहे नहीं, ये तो इसका तो गजा के साथ लिटरली उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा ये हौसियों का गजा जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ये गजा जंग को कोई इनका मामला नहीं, ये तो मतलब दुनिया की जो तिजारत है उसको मुतासर कर रहे हैं। तो पता नहीं ये 20-50 सालों से ये हौसी जो हैं ये दुनिया की तिजारत को मुतासर कर रहे हैं। ये मतलब गजा की जंग चली है तो उन्होंने ये रिस्पांस दिया है, या तो आप बताएं ना कि ये 15-20 सालों से जनाब वो यही काम कर रहे हैं, तो अब हमारी बर्दाश्त खत्म होगी, अब हौसियों का हम सबक सिखाएंगे। बहरहाल अब यमन का इस पर रिस्पांस आया है और उन्होंने कहा है कि अब तैयार हो जाएं, ठीक है। अब हमारी जानिब से बहुत बड़ा हमला होने वाला है अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादियों पर। पहली बात जो उन्होंने बहुत ख़तरनाक किया, बहुत ख़तरनाक बात है, ये पहली बार यमन ने ख़ुद उसकी तैयारी कर ली है कि जो अमेरिकी बेसेस हैं, अमेरिकी और उनके इत्तेहादी यानी नेटो बेसेस आप कह सकते हैं, उन पर हमला करने जा रहा है। ये रिपोर्ट कर रहा है खुद उनका इदारा स्काई न्यूज़, और यूएस ऑफिशियल्स ने ये खुद शेयर किया है, उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि अब हमारी बेसिस पर हमला होने जा रहा है। ये स्काई न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ, हौसीज आर प्रिपेयरिंग टू अटैक अमेरिकन बेसिस इन मिडल ईस्ट। अब ये मुझे बताइए कि जब हौसी अमेरिकन बेसिस पर हमला करेंगे, वो अमेरिकन बेसिस आसमान में तो नहीं है, वो कहाँ पर हैं? वो कतर में हैं, वो सऊदी अरब में है, वो यूएई में है, ठीक है, वो कुवैत में है, वो बहरीन में है। तो मतलब क्या होगा उसके बाद? ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी जब यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब और यूएई में हमले किए जा रहे होंगे, जब उनके तेल के कुओं को निशाना। कि आप देखें ना, इसी खतरे के पेश नज़र सऊदी अरब और कतर ने बड़ा सख्त स्टांस लिया है, जो परसों हमने उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने शेयर की हैं। वो पूरी तरह से यमन के साथ खड़े हुए हैं, और अमरीकी और उनके इत्तेहादियों को जो बयानिया है कि नहीं इसका तो गजा के साथ कोई लिंक नहीं है, उन्होंने इसको ज़मीबोस किया और कहा है कि नहीं ये जो मामला है ये गजा ही का मामला है। तो उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया है। लेकिन जब आपकी बेसिस से आपका स्टांस एक तरफ रह गया, जब आपकी बेसिस से हमले हो रहे होंगे, तो फिर यमन तो कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, तो वो रिस्पॉन्ड बैक मतलब कतर में बेसिस है तो कतर को रिस्पॉन्स किया जाएगा ना। तो मुझे बताइए कि फिर ये मामलात कहां से कहां चले जाएंगे। तो ये सबसे खतरनाक, सबसे भयानक ये चीज है जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं, जो कि मतलब रोकी नहीं ना जा सकती। जब आप हमला करने यमन पर आ रहे हैं तो फिर यमन भी अपना हमला करेगा, वो उसके लिए फिर सारे ही एक बराबर हैं। या तो फिर ये बाकी ममालिक कहना कि हम इनके अड्डे यहां से खत्म कर रहे हैं, तो जहां जहां से वो कह रहे हैं कि जिस सोर्स से हम पर हमला होगा देन वी विल रिस्पॉन्ड बैक। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन हुआ क्या है कि अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट एक वाक़या पेश आया वो गल्फ ऑफ एडन में हुआ है। और यहाँ पर जनाब जहाज़ जा रहा था, अमेरिका का ये जहाज़ था, लेकिन उस पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। ये यूएस सेंट्रल कमांड ने खुद बताया है, वाक़ये को बयान किया है कि वो उस पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग था, लेकिन था वो अमेरिका का। इसको जनाब ड्रोन के साथ निशाना बनाया गया। अब ये बड़ी ही अजीब बात है और अमेरिकी सिक्योरिटी और उनकी कैपेबिलिटी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ये जो गल्फ ऑफ एडन आप देख रहे हैं, यहां पर आइजनहॉर खड़ा हुआ है, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके बहुत सारे वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, बरतानिया के बहुत सारे वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, बाकी जो यूरोपीय उनके इत्तेहादी हैं उनके वॉरशिप्स यहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके जहाज को यहीं पर निशाना बनाया गया और आप उसको डिटेक्ट तक नहीं कर सके और आप उसको नहीं रोक सके। तो ये इनकी कैपेबिलिटी पर सबसे बड़ा सवाल है कि ये मतलब किस तरह से आगे मामलात को संभालेंगे। अभी तो मुकम्मल जंग शुरू नहीं हुई, अभी तो कोई एक ड्रोन इधर से आ गया, एक मिसाइल उधर से आ गया, आप उसको भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो जब एक बड़ी जंग छिड़ी होगी और उधर से सैकड़ों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल आ रहे होंगे, तो आप उनको किस तरह से रोकेंगे? यही सवाल है जो आज अमेरिकी मीडिया अपनी हुकूमत और अपनी उस पर उठा रहा है कि आपकी क्या सलाहियतें हैं। अच्छा, बहरहाल अभी यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया नाज़रीन पेश आया, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो आज से पहले
पूरी जंग में कभी भी नहीं हुआ, और वो इस वाकये में हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट वाकया ये हुआ। दिगर जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इसी की तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, अब नाज़रीन, ये जिस जहाज को, अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया गया गल्फ ऑफ एडन में, उसने एक डिस्ट्रेस कॉल दी। अब ये हर जहाज जिसको कोई मसला बनता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी पर अटैक हो जाता है, तो वो डिस्ट्रेस कॉल देता है। ये कोई भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, मतलब उसके इर्द गिर्द जो भी होता है, ये उसको एक कॉल होती है कि आप आएँ और हमें बचाएं। अच्छा, उसने डिस्ट्रेस कॉल दी है, एंड देन ना ही अमेरिकी नेवी ने रिस्पॉन्ड किया, ना ही बरतानवी नेवी ने किया, ना ही किसी दूसरे, इंडियन नेवी ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और यह बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हुआ है कि इंडियन नेवी ने उस डिस्ट्रेस कॉल को जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। अब यह बहुत ही गैर मामूली और खतरनाक बात है। वो खतरनाक किस तरह से है, देखें, अब तक जिन जिन मुल्कों ने इंटरवीन किया है, यानी उस जहाज को बचाने की कोशिश की है जिस पर यमन हमलावर हुआ है, तो यमन ने उस मुल्क पर हमला किया है जिसने भी बचाने की कोशिश की है, क्योंकि यमन ने क्लियर कहा है कि भाई इसराइल और उसके जो सारे साथ खड़े हुए हैं, अगर उनको कोई बचाने की कोशिश करेगा तो हम भी उसको ईवल ही समझेंगे और उसका इत्तेहादी ही समझेंगे और उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो इससे पहले चले जाएं, जिन जिन मुल्कों ने शुरू में फ्रांस वगैरह ने भी कोशिश की थी, दैन वो पीछे हट गए, जिन जिन मुल्कों ने इंटरवीन किया है उनको निशाना यमन ने बनाया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल का जवाब दिया, उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अब इसमें अगली अहम बात यह है कि किस हद तक इन्होंने इंटरवीन किया है, किस हद तक इन्होंने आगे जाकर उसको रिस्पॉन्ड किया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तफसीलात अभी तक नहीं आई है। तो अगर ये बहुत आगे तक गया, आप देखें ना कि इंडिया इस जंग में बड़े आसान तरीके से अपना निज़ाम चला रहा है, वो ज़रा साइड से, हालांकि अमेरिका का इतना बड़ा वो इत्तेहादी है, ईरान का बहुत क्लोज उसके रिलेशंस हैं, मगरिब के कितने अच्छे उसके साथ ताल्लुकात है, सारे मामला, लेकिन वो ज़रा साइड पे होते हुए चल रहा है। जैसे यूक्रेन के साथ उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी रखी कि भाई हम अपना तेल रशिया से खरीदेंगे और मगरिब से और अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। तो यही पॉलिसी उन्होंने यहाँ पर भी अपनाई हुई है, और रेड सी से उनके ट्रेड हो रही है, इंडिया की ट्रेड रेड सी से हो रही है। लेकिन अब ये जो वाकया हुआ है, ये आगे किस हद तक जाएगा, ये कोई मसला बन सकता है इंडिया के लिए आगे चलकर। और यमन को अगर पता चलता है कि भाई अगर ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की है तो देन फिर क्या होगा, तो ये इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जंग सबसे गैर रवायती और सबसे ख़तरनाक है कि कब कौन सा मुल्क इस जंग में शामिल हो जाएगा पता भी नहीं चलना। यही आप पाकिस्तान ईरान की मिसाल लीजिए, पाकिस्तान जो किसी पिक्चर में था ही नहीं, जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था इस जंग में, वो जनाब इस जंग में ड्रैग हो गया है। तो कोई भी मुल्क इस जंग में ड्रैग हो सकता है। बहरहाल ये एक चीज़ होगी। आगे नजर चलिए, हौसियों की बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। एक तो वो बेसिस पर तैयारी हो रही है अटैक करने की, उनके जहाज़ों को निशाना उसी तरह मुसलसल बनाया जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने कुछ गैर मामूली बयान जारी किया। उन्होंने कहा है, वी कन्फर्म दैट अ रिस्पॉन्स टू अमेरिकन एंड ब्रिटिश अटैक्स विल इनइविटेबली कमिंग, कि हर सूरत में अब ये जो जवाब है हमारा वो नागुज़ीर, यानी इनइविटेबल, ये नागुज़ीर हो चुका है, एंड दैट इज कमिंग, जो कि अगले 2-4 घंटों में अमेरिका और बरतानिया पर बहुत बड़ा हमला यमन की जानिब से किया जा सकता है। तो जब जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट आता है, इससे पहले उन्होंने कहा था कि द अटैक विल नॉट बी गो अनआंसर्ड एंड अनपुनिश्ड, तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा हमला किया था। तो ये जो स्टेटमेंट इस तरह का जब भी वो आता है कि रिस्पॉन्स इज कमिंग, तो फिर उसके बाद यमन को बहुत बड़ा हमला करता है। तो ये अब तमाम इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों में इस स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया है, कोई बड़ा हमला यमन कर देगा ना। और भाई वो तो ऑलरेडी जहाज़ों को निशाना बना रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसने को पहली बार कोई अमल करना है, वो तो ऑलरेडी जंग में है। तो उस जंग में कोई बहुत मेगा ऑपरेशन को, बहुत मेगा अटैक मैसिव लेवल पर वो जाकर कर सकता है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब अगली खबर सुनिए जिस पर पूरी दुनिया एक तरह से हैरान ही रह गई है। नाज़रीन, यूएस ने हौसियों को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर दिया और रिकॉग्नाइज कर दिया है कि हौसी जो है वो टेररिस्ट है। अब ये वही हौसी हैं 2021 में बाइडन, यही बाइडन थे जिन्होंने सऊदी अरब को हथियार बंद किए थे, उनको असलहा देना बंद किया था कि हौसियों पर हमले बंद करो। तो आज उसी बाइडन ने उन्हीं हौसियों को जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो फर्क कहां पर आया है? फर्क नाज़रीन ये है कि आप अगर बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, अगर आपने बच्चों को शहीद कर दिया है, 25,000 औरतें और बच्चे शहीद हो गए, 10,000 से ज्यादा मलबे तले दबे हैं, आप उनको भूख से मार रहे हैं,
आपने उनके रिहायशी इलाकों पर दुनिया जहान के बम चला दिए और अमेरिका आपके साथ है, तो आप दहशतगर्द नहीं हैं। लेकिन अगर आपने एक बंदा भी नहीं मारा, एक बंदा भी आपने नहीं मारा, लेकिन अमेरिका आपके खिलाफ है, तो आप दहशतगर्द हैं। ये फर्क यहां पर आया है और ये आज दुनिया यहां पर आकर खड़ी हो गई है। ये दुनिया का इंसाफ है और सारी दुनिया से अब यही आवाजें उठ रही हैं कि मतलब हम अपनी दुनिया को, जिसको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम इंसाफ की दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये आज दुनिया का इंसाफ है कि वो इसराइल दहशतगर्द नहीं है जिसने दुनिया जहान का, जिसको यूएन कह रहा है कि हमारी रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुल्म है जो वहां पर किया जा रहा है। यूएन कह रहा है कि भाई लोग वहां पर भूख से मरने वाले हैं, लिटरली मरने वाले हैं। किस चीज से? भूख से। और कितनों को आपने वहां पर शहीद कर दिया है, वो दहशतगर्द नहीं है। और यमन, जिसके हमलों से अभी तक एक बंदा भी जान से नहीं गया, आपको पता है यमन ने जो जहाजों को निशाना बनाया, एक बंदे को भी नुकसान नहीं पहुंचा, तो यमन दहशतगर्द है। अब ये सारी दुनिया देख रही है और हम तनज़ली से मजीद तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। आज से 80 साल पहले जो हमने एक ज़ाब्ते, उसूल, कानून और कुछ बनाया था कि आज की दुनिया माजी के हज़ारों साल बारबेरियन दुनिया से बेहतर होगी, आज हम दोबारा से उसी तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? इसराइल में बैठा हुआ एक घमंडी फिरौन और हिटलर, एक जिद्दी शख्स जिसने पूरी दुनिया की सिक्योरिटी, मैं ये लफ्ज़ आपको बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ एक शख्स पूरी दुनिया के निज़ाम को चैलेंज कर रहा है, एक शख्स पूरी दुनिया के सिक्योरिटी और अमन को खतरा बना हुआ है और उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, अब नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया को एक और चैलेंज का सामना है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बड़ी हैरानकुन खबर सामने आई है। CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज रिफ्यूजल टू कवर अमेरिकन, ब्रिटिश एंड इसराइली शिप्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ वॉर इन रेड सी। ये देखिए कि ये इनकी हालत क्या हुई पड़ी है और मामलात किस हद तक चले गए। इनका फोकस हौसियों को दहशतगर्द डिक्लेयर करने पर है और जंग रोकने पर नहीं है। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने इनकी इंश्योरेंस करना बंद कर दिए। अजीम सुपर पावर अमेरिका, अजीम ग्रेट ब्रिटेन और अजीम इसराइल, सो कॉल्ड शैतानी, तो उसकी जनाब जो इंश्योरेंस है वो कंपनीज नहीं कर रही। ये आज इनकी हालत हुई पड़ी है। लेकिन नहीं, हमने तो हौसियों पर पाबंदी लगानी है, हमने तो हौसियों पर हमला करना है, तो ठीक है कर ले। अच्छा, IMF रिपोर्ट कर रहा है, IMF warns of negative impact if Red Sea disruption escalates। तो आप देखिए कि रेड सी की वजह से जो ये चीज़ें हो रही हैं पूरी दुनिया में IMF कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो सकते हैं, इकॉनमी की बहुत ज़्यादा तबाही आ सकती है, पूरी आलम पर इसके इम्पैक्ट आने वाले हैं। लेकिन ना ही अमेरिका को ये समझ आ रही है, ना ही दुनिया के किसी इदारे को ये समझ आ रही है, ना ही यूरोप को ये समझ आ रही है। और यूरोप को तो मैं बार बार कहता हूँ कि यूरोप को समझना चाहिए था कि सबसे बड़े जो इम्पैक्ट आने वाला है, जो फिल फॉर आएगा, एशिया पर तो आएगा या नहीं आएगा बात की बात है, सबसे पहला इम्पैक्ट यूरोप पर आएगा, क्योंकि आप आधी दुनिया से इधर से कट चुके हैं और आपका तेल सारा यहां से जा रहा है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आप पर आने वाला, लेकिन वो इस बात को नहीं समझे। अच्छा, अब ये यमन के हवाले से खबरें थी। अब मैं पाकिस्तान और ईरान के हवाले से आखिर में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही अफसोसनाक मामलात यहां पर इख्तियार कर गए हैं और अभी नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्ड बैक किया गया है ईरान पर और बताया जा रहा है कि 6 टारगेट्स एट 3 डिफरेंट साइट्स, 3 मुख्तलिफ जगहों पर 6 टारगेट्स किए गए और 9 लोग, ईरान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसमें जान से गए हैं और पाकिस्तान के जदीद तरीन तैयारों ने इसमें हिस्सा लिया और इसको ऑपरेशन मर्ग बरमसचार इसको नाम दिया गया। और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि हमने दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया जो सेपरेटिस्ट उधर बैठे हुए हैं, सिस्तान बलूचिस्तान में, ईरान का जो प्रोविंस है, और वहां से आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं, उनके ठिकानों को हमने निशाना बनाया और हमारे जहाज जो है वो 15 से 20 किलोमीटर तक, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी जहाज 15 से 20 किलोमीटर तक अंदर गए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो ईरान ने अटैक किया उन्होंने तो मिसाइल अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान के जहाज अंदर गए और हमने ठोस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह निशाना बनाया है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी अहम चीज यह है कि ईरान और इराक वॉर के बाद जो कि 80s में हुई थी, पाकिस्तान वो पहला कंट्री बन गया जिसने ईरान के अंदर घुसकर उन पर हमला किया, जिसने एक्टिव स्ट्राइक्स की हैं ईरान के अंदर जाकर। ये
पाकिस्तान पहला कंट्री आफ्टर ईरान इराक वॉर जो कि 1980 से 1988 तक लड़ी गई थी। अब नाज़रीन, मामलात इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक तो ये बॉर्डर पूरा बंद कर दिया गया और जो इधर उधर आना जाना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो फ़िलहाल बंद कर दी गई है। और इसमें अगर आप देखें तो ये पहली गलती मैं साफ तौर पर कहूँगा ईरान की है। आपको ज़रूरत नहीं थी कि जब आपने इतने महाज उधर खोले हुए हैं और अब दुनिया भी आपसे यही सवाल उठाने लग गई है कि भाई आपके मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो उन्होंने पहली बड़ी मिस्टेक की है। तो पाकिस्तान के लिए अपनी सालमियत के लिए ज़रूरी था कि वो उसको रिस्पॉन्ड बैक करता। हालांकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी हैं और कहा गया कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा प्रिसाइज एक उस पर जाकर अटैक किया है और उन ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इन दोनों चीज़ों को साइड पर रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमें फ़िलहाल इत्तेहाद की ज़रूरत है। आप देखें कि 75 साल जब से ये एक नई दुनिया बनी है, हम एक शैतानी खेल का हिस्सा रहे हैं। आलम इस्लाम तकसीम रहा, शिया सुन्नी में तकसीम रहा, सऊदी अरब ईरान में तकसीम रहा। सही है, इन दोनों की वजह से हम बटे रहे, मिडल ईस्ट डिवाइडेड रहा, इसराइल अपना खेल खेलता रहा, मुसलमान शहीद होते रहे और इसराइल क्या से क्या बन गया और मुसलमान जिनके पास सारे वसाइल थे, सारे ज़राए थे, उनका मुल्क क्या से उनके मुल्क क्या से क्या बन गए। इराक, शाम, अफगानिस्तान, लिबिया, इन सबको देख लें क्या से क्या हो गए। तो हम जिस शैतानी खेल का 75 साल से हिस्सा हैं, आज हम दोबारा से उस खेल में, यानी आज क्या तेल अवीव में कह के नहीं लग रहे होंगे, आज तेल अवीव इस पर जश्न मना रहा होगा ना, भाई ईरान और पाकिस्तान की आपस में बन गई है। तो ये कोई अच्छी बात है दोनों मुल्कों के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए। तो मैं दोनों तरफ से कहूँगा कि दोनों तरफ से ये तहम्मुल का मुजाहरा पहले ईरान को सोचना चाहिए, क्योंकि पहल उन्होंने की है और उसमें आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल इधर से ना कोई राब्ता किया, ना इनको इन्फॉर्म किया। आप इनको इंटेलिजेंस शेयर करें और वो जाकर निशाना बनाएंगे, यही उसूल है ना। तो आपको सोचना चाहिए कि उधर 20 मुल्क यूरोपीय वो यमन पर हमला करने के लिए आ रही, उधर लेबनान की जंग है, उधर शाम है, उधर इराक है, उधर इसराइल है, गजा में क्या कर रहा है। सो आप वहां पर एक लीड कर रहे हैं और पूरी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपने गैर जरूरी तौर पर रुख इधर को कर लिया है और सिर्फ ये समझे कि आपका यह काम करने से क्या उधर खुशी बनाई गई है या मातम मनाया गया तेल अवीव में। तो आपको ये सोचना चाहिए, जब आप खुद कोशिश कर रहे हैं कि आप इजिप्ट से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, आपके सऊदी अरब से, आपके जनाब तुर्की से मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो आपको बेहतर, आपको जोड़ने की ज़रूरत है, ना कि तोड़ने की और इख्तलाफात पैदा करने की, पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट करने की और एक बरादर जो आपका बरादर मुल्क है उसके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के। और इसमें आप देखें ना कि ये कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक ख़राब हो सकते हैं। एक तो फ़िरका वारियत के दोबारा उस चक्कर में हम चले जाएंगे और वो फ़िरका वारियत जिसको इसराइल और मुसाद और उनके साथियों ने, उनके इत्तेहादियों ने हम पर आकर थोपा और हम 75-80 साल उसका शिकार रहे। ठीक है ना, इसी फ़िरका वारियत ने हमें तबाह किया। फिर मुझे बताएं कि क्या ये जो पाकिस्तान ने अटैक किया है, क्या उसने सऊदी अरब को कन्वे किया? सऊदी अरब को पहले कहा कि हम ये अटैक करने वाले, क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है और जब भी अगर मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का लाजमी बात है कि सऊदी अरब के साथ उन्होंने कंसल्ट किया होगा, मुमकिन है चाइना के साथ भी किया हो। तो क्या सऊदी अरब ने कहा कि ठीक है आप करें, आप अटैक करें ईरान पर, तो फिर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कहाँ पर जाएंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मामलात को बहुत ख़राबी की तरफ लेकर जाएंगी। तो हम सब को मिलकर इत्तेहाद की ज़रूरत है और जहां पर दुश्मन बैठा है उधर तोपों का रुख करने की जरूरत है। एक दूसरे की तरफ मिसाइल दागने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, अब चाइना का इसमें रिस्पांस आया, वी होप दैट ईरान एंड पाकिस्तान विल अवॉइड एस्केलेशन एंड आर रेडी टू प्ले अ रोल इन ईजिंग टेंशन इफ नेसेसरी। ठीक है, तो चाइना का फिल फॉर रिएक्शन आया, उन्होंने कहा जी ये मामलात बंद करें, क्योंकि जाहिर बात है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना को भी होगा। भाई उनके जो इत्तेहादी हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल ये कशीदगी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कशीदगी को कम करने की ज़रूरत है और मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप इस मामले पर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।